बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज, आज ये फर्स्ट लेक्चर है। सबसे पहले हम समझते हैं कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज है क्या। सबसे पहली बात तो ये है कि असेंबली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने से पहले हमें कंप्यूटर आर्किटेक्चर और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के मुतल्लिक डीपली यानी कि वास्ट नॉलेज में होना चाहिए। अगर हमें पूरे सिस्टम के बारे में अवेयरनेस होगी तब ही हम असेंबली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये अहम बात है, ये हमें याद रखनी है। और ये जो कोर्स है अभी मैं जो स्टार्ट किया है, इसमें भी हमने सबसे पहले इसको मैंने दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया है। इसमें कुछ पहले टॉपिक में हम ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद फिर हम असेंबली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ चलेंगे, क्योंकि हमें पता है कि असेंबली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और जो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ये हार्डवेयर बेस्ड होती है। इसके लिए सबसे पहले हमें सिस्टम के हार्डवेयर के मुतालिक फुल आगाही होनी चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको हम थोड़ा सा डीपली समझने की कोशिश करेंगे। तो इस कोर्स में जो बुक्स हैं वो भी आप नोट करते जाएं कि आप कौन सी बुक जो है लेटेस्ट बुक जो यूज कर सकते हैं। तो ये सामने आपको एक लिस्ट नजर आ रही है बुक्स की। कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर मोनोमोरस की है, उसका लेटेस्ट एडिशन जो है आप यूज कर सकते हैं। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग फॉर इंटेल कंप्यूटर, इसका भी लेटेस्ट एडिशन ले सकते हैं। कंप्यूटर सिस्टम अ प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव 3E, रैंडल ई ब्राइंट की ये किताब लिखी हुई है, ये आप यूज कर सकते हैं। डेविड हेलारोन, मेलन यूनिवर्सिटी प्रोग्रामिंग, इसका भी लेटेस्ट एडिशन यूज कर सकते हैं। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द IBM PC, यूथायू चार्ल्स मॉरट, ये इसकी भी किताब जो है आप यूज कर सकते हैं। तो इसके अलावा एक किताब और है जिसको जो है आप यूज कर सकते हैं, वो वाल्टर ए ट्राइबल अवाटर सिंह की एक किताब लिखी हुई है, द 8088 एंड 8086 माइक्रो प्रोसेसर के नाम से। तो वाल्टर की किताब भी जो है आप यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं इसके अंदर जो किताब यूज करने वाला हूं वो है ये आपको लास्ट में नजर जो आ रही है किताब, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ IBM PC, यूथायू चार्ल्स मॉरट की किताब है। ये मैं यूज करूंगा क्योंकि ये किताब जो है ये काफी अच्छी लिखी हुई है, इसकी जो वर्डिंग है वो भी इजी है, और मुझे उम्मीद है कि ये आप लोग इसको इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। बाकी ये किताबें लिखी ये भी अच्छी हैं, लेकिन इसमें वर्डिंग जो है थोड़ी सी डिफिकल्ट है। इसके अलावा और भी एक विलियम स्टालिंग की है, इसकी भी थोड़ी सी वर्डिंग जो है वो थोड़ी सी काफी होती है, तो मतलब कि थोड़ा सी परेशानी होती है स्टूडेंट्स को पढ़ने में। तो मैं जो है वो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग चार्ल्स यू की जो किताब है ये मैं इसको फॉलो करूंगा असेंबली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। स्टार्ट करते हैं आगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, मैंने जिस तरह से पहले बताया था कि हमने इसके अंदर दो मेन टॉपिक्स के ऊपर फोकस है, एक तो असेंबली लैंग्वेज है और दूसरा जो है वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर की मैंने यहाँ पे कुछ बेसिक आउटलाइन यहाँ पे डिजाइन की है, इसको हम लेके चलेंगे। अगर हम ये इसको कर लेते हैं तो मेरे ख्याल में हमारी काफी किसी हद तक जो है हमारी कंप्यूटर की आर्किटेक्चर की बेसिक जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे टॉपिक्स देखें, इसको चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन एंड स्कोप, हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर को देख लेंगे। ठीक है, ये इसके पहला इंट्रोडक्शन में हम ये चीज देखें। दूसरा हमारा चैप्टर जो होगा वो है बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। एक कंप्यूटर सिस्टम के बेसिक कंपोनेंट्स कौन से, CPU हो गया, मेमोरी होगी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, दूसरे चैप्टर में ये देख लेंगे। तीसरे चैप्टर में इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर ISA, यानी कि इंस्ट्रक्शन सेट जो है वो कौन सा सिस्टम के अंदर यूज हो रहा है,
इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट कैसा होता है और इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल क्या होता है, इन चीज़ों को हम देखेंगे। थर्ड फोर्थ चैप्टर हमारा जो है ऑर्गेनाइजेशन एंड डिज़ाइन सीपीयू की। इसके अंदर हम बेसिक सीपीयू के अंदर जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, रजिस्टर, सीपीयू साइकिल एंड पाइपलाइन, डेटा पाथ एंड कंट्रोल पाथ, क्लॉकिंग यानी कि क्लॉक पल्स हो गया और टाइमिंग सिग्नल हो गए, इनको हम डिटेल के साथ इसको देखेंगे। इसके बाद हमारा फिफ्थ नंबर पे है मेमोरी हायरार्की। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द आर्किटेक्चर है। तो इसमें हम कैश मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, मेन मेमोरी और मेमोरी मैनेजमेंट, इसके कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। फिर इसके बाद आ जाता है इनपुट आउटपुट आईओ ऑर्गेनाइजेशन। तो इनमें इनपुट डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट मेथड्स कौन से यूज होते हैं, बस आर्किटेक्चर क्या होता है, तो ये सारी चीजें हम छठे चैप्टर में जो है वो देखेंगे। फिर उसके बाद सातवें नंबर पे कंट्रोल यूनिट डिजाइन आ जाता है। हार्ड वाइड कंट्रोल, माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल, कंट्रोल सिग्नल्स, इसको हम देख लेंगे। फिर उसके बाद परफॉर्मेंस एंड ऑप्टिमाइजेशन, सीपीयू की परफॉर्मेंस मैट्रिक्स कौन कौन से हैं, पाइपलाइन परफॉर्मेंस, कैश परफॉर्मेंस, एमडाल का लॉ है एक, वो हम देख लेंगे। फिर आगे पैरेलल प्रोसेसिंग है, इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म क्या चीज होती है, डेटा लेवल पैरेललिज्म क्या होती है, और टास्क लेवल पैरेललिज्म क्या होती है, इसको देखेंगे। इसके बाद कुछ एडवांस टॉपिक है, मल्टी कोर प्रोसेसर, जीपीयू आर्किटेक्चर, एम्बेडेड सिस्टम, फॉल्ट टॉलरेंस, ये हम यहाँ पे देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर आर्किटेक्चर, यानी कि पहला टॉपिक जो है कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर है क्या। कंप्यूटर आर्किटेक्चर रेफर्स टू द डिजाइन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। सिंपली क्या है आर्किटेक्चर, के कंप्यूटर की डिजाइनिंग और ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर तमाम हार्डवेयर कंपोनेंट्स आ जाते हैं कि उसमें अंदर डेटा का फ्लो कैसा है और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ उसका इंटरफेस कैसा है। ये किस्म का ब्लूप्रिंट है कि हाउ अ कंप्यूटर फंक्शन एंड परफॉर्म इट्स टास्क, यानी कि कंप्यूटर के फंक्शन क्या है और उसके अंदर टास्क कौन कौन से परफॉर्म हो रहे हैं। ब्रिजिंग द गैप बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज एसेंशियल फॉर ऑप्टिमाइजिंग बोथ हार्डवेयर डिजाइन एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। मजीद आपको मैं 2-3 स्लाइड्स के बाद इसको फुल इलेबोरेट करता हूं कि एक्चुअली में इसका क्या मेन कॉन्सेप्ट है। आर्किटेक्चर में सिंपल क्या है, द स्ट्रक्चरल डिजाइन। आर्किटेक्चर क्या है, स्ट्रक्चरल डिजाइन ऑफ द हार्डवेयर एंड द सिस्टम इंटरेक्शन विद सॉफ्टवेयर, यानी कि इट इंक्लूड्स एवरीथिंग फ्रॉम सीपीयू डिजाइन, मेमोरी हायरार्कीज, इनपुट आउटपुट सिस्टम। और ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है कि ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, कि उसके अंदर ऑपरेशंस क्या क्या परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, इंटरकनेक्शन उनका आपस में क्या है। यानी कि सिंपल अगर हम कहें, कंप्यूटर आर्किटेक्चर जस्ट फोकस करता है कि व्हाट टू डू, कि इसमें क्या हो रहा है आर्किटेक्चर, और जबकि ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि हाउ टू डू, कैसे हो रहा है। ठीक है, तो सिंपली अगर हम इसके डिफरेंस को देखें तो आर्किटेक्चर जो है टोटली जो सिस्टम के स्ट्रक्चर को फोकस करता है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, एंड डिजाइन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, और उसके डिजाइन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर फोकस करता है फ्रॉम अ हाई लेवल पर्सपेक्टिव, इंस्ट्रक्शन सेट, एड्रेसिंग मोड्स। ठीक हो गया। तो इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लोअर लेवल डिटेल है, जिस तरह से मतलब कि आप सिस्टम के ऊपर लगे हुए सीपीयू को देख सकते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज है, रजिस्टर्स है, कंट्रोल यूनिट है, और उसके अंदर एएलयू यूनिट है। यानी कि डीपली जो है ऑर्गेनाइजेशन में देखा जाता है सिस्टम के कि वो आपस में इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं, हाउ टू इंटरेक्ट टू ईच अदर। उसमें बस इसका नेटवर्क है, डेटा किसके थ्रू जा रहा है, एड्रेस किसके थ्रू जा रहा है, कंट्रोलिंग किसके थ्रू हो रही है। और आर्किटेक्चर में टोटली फोकस जो होता है वो उसके स्ट्रक्चर पे होता है। जिस तरह से देखें, हमने कोई भी एक समझ लो कि एक हाउस बनाना है, हाउस के अंदर सबसे पहले क्या किया जाता है, किसी आर्किटेक्ट को बुलाया जाता है किस चीज के लिए, कि भाई इसका सबसे पहले हमें एक मैप, नक्शा बना के दें, कि मतलब कि इसके अंदर ये चीजें होनी चाहिए। तो आर्किटेक्ट क्या करता है, उसका आर्किटेक्चर डिजाइन करता है, आर्किटेक्चर डिजाइन करके आपको दे देता है, नक्शा उसका रेडी हो जाता है। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को आप बुलाते हैं और उसको आप रियल वर्ल्ड में उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट करवाते हैं। वो उसको क्या करता है, बनाता है, उस आर्किटेक्चर को लेकर
उसी के अकॉर्डिंग जो है पूरे के पूरा जो हाउस है वो तैयार करता है। तो वो क्या है, एक्चुअली वो ऑर्गेनाइजेशन कर रहा होता है, यानी कि उसमें उसने हर चीज जो नक्शे के अंदर है वो डिजाइन करनी होती है, बनानी होती है, कंस्ट्रक्ट करनी होती है। तो यही चीज है कि आर्किटेक्चर जो है इसके अंदर टोटली फोकस जो होता है वो स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम के ऊपर होता है, ठीक है ना। और इसके अंदर यानी कि हाई लेवल पर्सपेक्टिव से जो है वो देखा जा रहा होता है सिस्टम को, जबकि ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसमें लोअर लेवल डिटेल्स को जो है देखा जाता है। जो ऑर्गेनाइजेशन में होता है वो लोअर लेवल डिटेल दी जाती है, यानी कि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि वो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो घर बना रहा है, उसमें हर चीज जो है उसको डिजाइन कर रहा है, बना रहा है, उसमें जो भी है रूम्स है, बेडरूम है, कॉरिडोर है, व्हाट्सोएवर। तो इसी तरह जो ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर के अंदर जो है हर कंपोनेंट को जो है डीपली देखा जाता है कि इसके अंदर है क्या, यानी कि लोअर लेवल के ऊपर, यानी कि लोअर लेवल से यहां पे क्या मुराद है कि डीपली उस चीज को देखा जा रहा होता है, ठीक है। तो आई होप सो कि आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग आपकी हुई होगी। सिंपली आर्किटेक्चर क्या चीज है कि फोकस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम डिजाइन, जबकि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, फोकस ऑन द लोअर लेवल डिटेल, मतलब कि उसके अंदर कंट्रोल सिग्नल्स कितने हैं, कौन से यूज हो रहे हैं, डेटा पाथ क्या है, जहां से डेटा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, उनके फिजिकल कनेक्शन कैसे हैं, इन सब चीजों को जो है इसमें देखा जाता है। आर्किटेक्चर में इंस्ट्रक्शन सेट, उनके एड्रेसिंग मोड कौन कौन से हैं, इन चीजों को देखा जाता है। तो सिंपली आप इसको ये दो जुमले भी आप याद कर सकते हैं कि आर्किटेक्चर क्या है कि व्हाट टू डू, कि ये क्या है या क्या हो रहा है। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन में क्या कि हाउ टू डू, कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये इसका जो है मेजर इनकी की पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अब आगे चलते हैं जरा, हिस्टोरिकल इवैल्यूएशन ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। हिस्टोरिकल कंप्यूटर इवैल्यूएशन ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर में टोटली शुरू से लेके आखिर तक जो है, जो हिस्ट्री कह लें आप कंप्यूटर की, वो इसके अंदर है। तो सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं, 1940 से लेके 1950 वैक्यूम ट्यूब बेस्ड कंप्यूटर होते थे जो कि बहुत ही ज्यादा लाइट कंज्यूम करते थे और बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे। ये फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे। तो इनकी जो NAAC यानी कि ENIAC 1946 में ये इंट्रोड्यूस हुआ। यूनिवेक और है इसमें, और ये टोटली ट्रांजिस्टर बेस्ड है। ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर बल्कि मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा पहले वैक्यूम के बारे में भी वैक्यूम ट्यूब्स दिखा देता हूँ। तो ये सामने आप देख सकते हैं, ये वैक्यूम ट्यूब बेस्ड कंप्यूटर था, ठीक है ना। ये देखें, ये सारी इसमें वैक्यूम ट्यूब्स लगी हुई होती थी। तो इस तरह के ये पहले पहले जो कंप्यूटर थे। तो पहला जो यूनिवेक कंप्यूटर था ये आप देख सकते थे, ऐसा था कंप्यूटर ये, बल्कि जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था ये इस तरह का हुआ करता था। और ये आप सामने देख सकते हैं यूनिवेक मॉड्यूल्स एंड कंपोनेंट्स, इस तरह का ये कंप्यूटर होते थे ये वाले। तो इसी तरह ये सामने आपको ENIAC भी नज़र आ रहा है, ये इस तरह के कंप्यूटर होते थे। फिर उसके बाद हमारे पास सेकंड जनरेशन आ गई। सेकंड जनरेशन जो था, वैक्यूम ट्यूब्स को जो रिप्लेस कर दिया गया ट्रांजिस्टर के साथ। जो ट्रांजिस्टर्स थे ये बहुत ही छोटे थे साइज में, ट्यूब की निस्बत काफ़ी एफिशिएंट थे और रिलायबल थे। IBM 1401, CDC 1604 ये जो इसके एग्जाम्पल थे। और इनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या थी
ये असेंबली लैंग्वेज और अर्ली हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि कोबोल और फोर्ट्रान को यूज करते थे। अब इसमें लैंग्वेज जो है आपको पता है कि ये एक हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। कोबोल क्या है? कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, जबकि ये मतलब कि एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि बिजनेस रेलिवेंट सॉल्यूशंस के लिए ये यूज की जाती है। और फोर्ट्रान जो है फार्मूला ट्रांसलेशन, मोस्टली स्टूडेंट्स जो थे वो इस लैंग्वेज को यूज करते थे। एक इंशाल्लाह ताला वीडियो में बनाऊंगा लैंग्वेज पर भी, लैंग्वेज हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेजेस। कंप्यूटर जो है टोटली आपको पता है कि लैंग्वेजेस के ऊपर काम करता है। इसकी अपनी लैंग्वेज जो है बाइनरी है अभी। तो इसके अलावा ये मैग्नेटिक कोर मेमोरी इसमें थी, यानी कि जो मेमोरी यूज की उन्होंने ड्रम मेमोरी के जरिए यहाँ पे मैग्नेटिक कोर मेमोरी आ गई। और इस जो ये पावर कंजम्पशन जो थी वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की निस्बत इसमें पावर थी जो वो कम लगती थी। ठीक हो गया। तो इसके बाद इसकी मैं आपको दिखाता चलूं। अच्छा, ट्रांजिस्टर को समझ लेते हैं सबसे पहले कि ट्रांजिस्टर है क्या। ट्रांजिस्टर जो है ये एक एम्पलीफिकेशन डिवाइस है। एम्पलीफिकेशन डिवाइस का क्या मतलब है कि ऐसी डिवाइस जो सिग्नल को एम्पलीफाई करके देती है, यानी कि सिग्नल को बढ़ा के देती है, सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ा के देती है, तो वो ट्रांजिस्टर कहलाती है। अब ये ट्रांजिस्टर ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है। ठीक है। अब इसकी बनावट कैसी होती है? आप लोगों ने डायोड का नाम सुना होगा। डायोड क्या है? ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है। तो डायोड का जो काम है ये रेक्टिफिकेशन का काम है। रेक्टिफिकेशन क्या होता है कि किसी भी अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में तब्दील करना, ये डायोड है। तो दो डायोड से मिलके एक ट्रांजिस्टर बनता है, और जब ट्रांजिस्टर बनता है तो फिर ये क्या है? सिग्नल्स की स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए, यानी कि एम्पलीफिकेशन के लिए ये इस्तेमाल होता है। तो ये जो थे सारे के सारे जो ट्रांजिस्टर थे वो यूज हुए सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में। तो ये ट्रांजिस्टर बेस्ड है। इससे हुआ क्या? कंप्यूटर का साइज कम हो गया और कंप्यूटर थोड़ा तेज हो गया। ठीक है। तो मैं ये बल्कि आपको दिखाता भी हूं कि ट्रांजिस्टर कैसा है। और ये जो एग्जांपल थी हमारी ये कंप्यूटर में। तो ये आपको जितने भी यहाँ पे जो कंप्यूटर नजर आ रहे हैं सामने, ये सारे के सारे जो कंप्यूटर हैं ये ट्रांजिस्टर बेस्ड कंप्यूटर है। तो ट्रांजिस्टर होता क्या है? ये सामने आप देख सकते हैं, ये 3 पिन वाला एक कंपोनेंट होता है। ये देखें 3 पिन लगी हुई हैं इनको। ठीक है। इनके भी मुख्तलिफ नाम होते हैं। एक को इमीटर कहा जाता है, एक को बेस कहा जाता है और एक को कलेक्टर कहा जाता है। ये तीनों की अपनी अपनी फंक्शनैलिटी है। तो इस तरह के बहुत ज्यादा ट्रांजिस्टर्स इन कंप्यूटर में लगे हुए थे, जिससे क्या हुआ कि कंप्यूटर क्या है, उसकी स्पीड काफी फास्ट हो गई। तो ये आप लोग ट्रांजिस्टर भी आपने देख लिया है। ये सारे के सारे आपको IBM 4001 1604 ये आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये सारे के सारे जो हैं ये हमारे ये कंप्यूटर के हैं। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको आप यहाँ पे देख। और ये जो कंप्यूटर थे इनमें लैंग्वेजेस हाई लेवल फार्मूला ट्रांसलेशन कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज जो है इस्तेमाल होती है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स। तो थर्ड जनरेशन जो है वो 1960 से 1970 के दरमियान थी, और जो ट्रांजिस्टर थे उनको रिप्लेस कर दिया गया आईसीज के साथ। और एक आईसी जो है मल्टीपल ट्रांजिस्टर से मिलके बनती है, यानी कि आप कह लें कि हजारों ट्रांजिस्टर्स की जो फंक्शनैलिटी है वो एक आईसीज में मौजूद होती है। तो ये छोटी सी एक चिप होती है जो कि इससे हुआ क्या कि जो सिस्टम है वो मजीद पावरफुल हो गए, फास्टर हो गए और अफोर्डेबल कंप्यूटर बन गए, और उनका जो साइज है उनमें भी कमी आ गई। तो ये मल्टी प्रोग्रामिंग थे, टाइम शेयरिंग थे, फर्दर डेवलपमेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स। ठीक है ना। तो इसमें मजीद जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की भी इन्वेंशन हो चुकी थी। तो काफ़ी चीज़ें जो है वो नए सिरे से आ गई थी। तो इसमें जो है IBM सिस्टम्स 360 PDB-8 ये जो था इसमें ये आप देख सकते हैं जो पहले कंप्यूटर थे IBM सिस्टम, ये इस तरह के ये कंप्यूटर थे जो कि IC बेस्ड थे। ठीक है। और IC होती कैसी है ये भी आपको मैं दिखा दूं। IC जो है ये आपको पिन्स लगी हुई होती हैं, और ये मतलब कि हर पिन्स के ऊपर मुख्तलिफ फंक्शन होता है जो कि
यूज हो रही होती। तो इसके बाद फिर थर्ड के बाद फिर आगे फोर्थ जनरेशन आ गई। फोर्थ जनरेशन जो है यहाँ पे 1970 से 1980 के दरमियान माइक्रो प्रोसेसर आ गए आईसी की जगह। और ये मोस्टली इसमें इंटेल 4004 1971 में जो कि आया, एप्पल 1970 में, IBM PC 1981 में। तो ये जो है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप्स इंटीग्रेटेड थाउजेंड ऑफ ट्रांजिस्टर्स। इसी दौरान ही ऑपरेटिंग सिस्टम भी उरूज पे था। MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, फिर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आ गया। ये सारी चीज़ें जब आई तो कंप्यूटर मज़ीद फास्टर और मज़ीद जो है वो रिलायबल हो गए और उनकी स्पीड पहले से भी ज़्यादा इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो ये सबसे पहला जो इंटेल का जो प्रोसेसर था वो 4004 था। इंशाल्लाह हम आगे असेंबली जब स्टार्ट करेंगे तो हमने प्रोग्रामिंग जो सीखनी है, तो इंशाल्लाह हमारा स्टार्ट इंटेल के ही प्रोसेसर से होगा 4004, और इसी को लेके हम चलेंगे, इसी से रेलिवेंट ही हम जो है प्रोग्रामिंग करेंगे। तो माइक्रो प्रोसेसर जो था ये फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स में ये इस्तेमाल होता था। अब होता कैसा है ये माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि ये आईसी से भी एक एडवांस चिप है जिसमें समझ लो कि बहुत सारी मल्टीपल आईसीज की फंक्शनैलिटी एक प्रोसेसर के अंदर माइक्रो प्रोसेसर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे प्रोसेसर्स हैं जो कि आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे। और इसके अंदर इनके मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं। इंशाल्लाह ताला आगे जैसे ही हम करेंगे तो वहां पे मैं आपको इसको डिटेल। तो इसी तरह आगे फिफ्थ जनरेशन फिर आई 1980 से अब तक जो है ये फिफ्थ जनरेशन चल रही है मॉडर्न आर्किटेक्चर। इसमें आगे फिफ्थ जनरेशन जो है टोटली इसको एआई बेस्ड कहा जाता है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड। तो इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग आ गई, यानी कि मल्टीटास्किंग थी। प्रोसेसर, रिस्क प्रोसेसर आ गए, मल्टी कोर प्रोसेसर आ गए जो कि फोर्थ जनरेशन से भी काफ़ी हाई फाई थे। तो इसमें कौन कौन सी यानी कि एग्जांपल आप देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से इंटेल पेंटियम है, AMD Ryzen ARM प्रोसेसर्स इसमें शामिल हैं। AI और मशीन लर्निंग इसमें यूज़ होती है, क्वांटम कंप्यूटिंग, रिसर्च अगेंस्ट क्लाउड कंप्यूटिंग, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग, यानी कि ये सारी की सारी जो है फिफ्थ जनरेशन में ये चीज़ें आ गई हैं। तो ये एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर थी। अब फ्यूचर ट्रेंड्स और क्वांटम एंड AI बेस्ड आर्किटेक्चर है, एडवांसमेंट क्वांटम कंप्यूटिंग, ये सारी इंशाल्लाह ताला हम चीज़ें डिटेल के साथ आगे देखेंगे। कंप्यूटर लाइक गूगल, IBM, इंटेल आर। तो इसी के साथ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स, तो इसकी टाइप्स भी हम देख लेते हैं। लेकिन मैं आपको एक बार फिर से ये बताता चलूँ कि इस सब्जेक्ट के अंदर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों ही बहुत अहमियत के हामिल हैं। यानी कि अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट्स है, वो सिर्फ सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहा है, तो इस सब्जेक्ट में उसको कंप्यूटर के हार्डवेयर को भी बहुत अच्छे से जो है स्टडी करना पड़ेगा। यानी कि इस सब्जेक्ट के अंदर हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर भी यूज होता है। यानी कि अगर आप देख लें, लेट सपोज अगर हम सिस्टम यूज करते हैं, कोई एक हमने C++ के अंदर एक प्रोग्राम लिखा है, तो उसमें हमने एक सी आउट की इंस्ट्रक्शन दी है। तो अब सी आउट की जो इंस्ट्रक्शन है ये जाहिर सी बात है, जैसे ही हमने प्रोग्राम कंपाइल किया, कंपाइल होने के दौरान ये CPU के पास जाएगा। CPU जो है सी आउट को जैसे ही एग्जीक्यूट करेगा तो प्रिंटर की तरफ एक अपना मॉनिटर की तरफ एक मैसेज वो जनरेट करेगा, भेजेगा, सेंड करेगा। वो उसका जो भी आउटपुट सी आउट के अंदर लिखा हुआ होगा उसको क्या करवा देगा, प्रिंट करवा देगा। तो इसमें देखें जरा, बैक वक्त में सॉफ्टवेयर भी यूज हो रहा है और हार्डवेयर भी यूज हो रहा है। यानी कि इसलिए ये थोड़ा सा एक ट्रिकी सब्जेक्ट भी है। स्टूडेंट्स अक्सर जो है इसको थोड़ा सा इतना इंटरेस्ट के साथ इसको नहीं पढ़ते। तो मैं आपको यही कहूंगा कि ये है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर, लेकिन इसको इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि इसको हम इजी से इजी बना के पढ़ें, और ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हों। तो कंप्यूटर के आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं, इसमें डिफरेंट टाइप्स के आर्किटेक्चर्स हैं। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर जो आजकल इस दौर में भी बहुत सारे कंप्यूटर्स में यूज हो रहा है। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, हार्वर्ड आर्किटेक्चर, रिस्क, सिस्क,
पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर्स, ये आर्किटेक्चर्स जो है ये यूज हो रहे हैं। तो इनको भी हम थोड़ा डीपली देख लेंगे। तो मैं आपको जस्ट वैसे एक ओवरव्यू दे दूं कि जो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर है ना, इसको हम स्टोर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर भी कहते हैं। यानी कि इसके अंदर मेमोरी होती है और उस मेमोरी के अंदर एक सिंगल मेमोरी के अंदर इंस्ट्रक्शंस भी आ रही होती हैं, यानी कि प्रोग्राम भी स्टोर हो रहा होता है और उसका डेटा भी स्टोर हो रहा होता है। तो आजकल आप देख लें कंप्यूटर्स के अंदर रैम के अंदर एक ही वक्त में ये दोनों चीजें उधर मौजूद होती हैं। ठीक है, तो वो क्या है, ये यही कॉन्सेप्ट है वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर का, यानी कि एक वक्त में दोनों चीजों का मौजूद होना। ठीक है, फिर इसके बाद आगे आ जाता है कहते हैं कि सिंपलर डिजाइन बट मे सफर फ्रॉम द वॉन न्यूमन बोटलनेक स्लो डेटा रेट डेटा ट्रांसफर। फिलहाल आप इसके ऊपर सिर्फ यही अपने ज़हन में रखें कि ये एक स्टोर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर है जिसमें बैक वक्त में दोनों इंस्ट्रक्शन और डेटा एक ही उसके। हार्वर्ड जो स्ट्रक्चर है आर्किटेक्चर है, ये इसके अंदर जो है मेमोरी सेपरेट होती है, यानी कि डेटा के लिए अलग मेमोरी और इंस्ट्रक्शन को महफूज करने के लिए अलग मेमोरी होती है। ठीक है, और जब ये दोनों अलग अलग मेमोरी के अंदर प्रोसेसिंग हो रही होगी तो इसकी स्पीड भी इंप्रूव होगी और यानी कि ये पैरेलली ये एग्जीक्यूशन हो रही होगी। तो वॉन न्यूमन में एक में ही होता है तो इसलिए उसका जो डेटा रेट है वो स्लो हो जाता है, जबकि हार्वर्ड आर्किटेक्चर में जो है प्रोग्राम और डेटा दोनों जो है वो अलग अलग उसमें होते हैं। तो इसी तरह आगे रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ कंप्यूटिंग, तो ये भी एक प्रोसेसर की टाइप है जो कि स्मॉल सेट ऑफ सिंपल इंस्ट्रक्शन फॉर फास्टर प्रोसेसिंग के लिए ARM प्रोसेसर जो है मोबाइल डिवाइसेस के अंदर वो रिस्क इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग बेस्ड होते हैं प्रोसेसर्स। तो सिस्क जो है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस, यानी कि बहुत सारी लार्ज इंस्ट्रक्शंस को एक ही टाइम में ट्रीट करना, रिड्यूस द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड इंस्ट्रक्शंस पर प्रोग्राम। तो सिंपल जो है एग्जांपल इसकी इंटेल के x86 प्रोसेसर जो है ये सारे सिस्क बेस्ड है। रिस्क में जो है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कम होती हैं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को ही एग्जीक्यूट करता है, जबकि सिस्क जो है इसमें जो है मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस एट अ टाइम, यानी कि लार्ज इंस्ट्रक्शंस सेट को जो है वो यूज किया जा रहा होता है। पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर्स, पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर कौन से होते हैं? uses multiple processor to perform task simultaneously enhancing the performance। ठीक हो गया। अच्छा भी इसके बाद आ जाते हैं, अब जरा डिटेल के साथ देखते हैं कि वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर क्या होता है। द वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर प्रपोज्ड बाय जॉन वॉन न्यूमन इन 1945 इज द फाउंडेशन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न कंप्यूटर्स। ये एक ऐसा आर्किटेक्चर जो कि जॉन वॉन न्यूमन, यानी कि इसने अपने नाम से ही इस आर्किटेक्चर को रखा है, 1945 में इसने इन्वेंट किया। और इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट था, जिस तरह मैंने पहले आपको पिछली स्लाइड में बताया है कि इसके अंदर डेटा और इंस्ट्रक्शंस दोनों एक ही टाइम में जो है क्या हो रहे होते हैं, महफूज हो रहे होते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि डेटा क्या है। डेटा हम वैसे भी पढ़ते आए हैं कि रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। ठीक हो गया, यानी कि रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है वो क्या होता है, वो डेटा होता है। तो अब इसमें प्रोग्राम, ये इंस्ट्रक्शंस क्या है, इंस्ट्रक्शंस एक्चुअली में क्या है, ये प्रोग्राम ही है। ठीक हो गया, इंस्ट्रक्शंस क्या है, ये प्रोग्राम ही है। और प्रोग्राम के अंदर, प्रोग्राम से क्या मुराद है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी कि वो तमाम कमांड्स जो परफॉर्म होनी होती हैं, यानी कि एड, ADD, एड, लोड, सबट्रैक्ट, यानी कि ये सारी की सारी कमांड्स हैं जो कि कोई भी काम परफॉर्म करने के लिए देनी होती हैं। अब असेंबली के अंदर हम पढ़ेंगे, एड जो है ये भी एक कमांड होगी, ADD, SUB सब ये भी कमांड एक होगी, DIV div, या फिर आपने क्लियर की ये कमांड सुनी होगी। ये सारी की सारी क्या है, कमांड्स होती हैं। और इसके अलावा डेटा क्या होता है, डेटा में जिस तरह एक प्रोग्राम है, ए एक वेरिएबल है इज इक्वल टू 10, यानी कि इसके अंदर 10 रखा हुआ है। ठीक है, ये इसके अंदर क्या है, ये एक डेटा है। ठीक हो गया। तो प्रोग्राम और डेटा ये दोनों जो है एक ही मेमोरी के अंदर होते हैं। समझ आ गई मेरी बात? तो यही जो है, इसलिए इसको ये भी कहा जाता है कि ये एक स्टोर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर है, यानी कि इसको स्टोर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। तो द की कंसेप्ट बिहाइंड दिस आर्किटेक्चर इज द आइडिया ऑफ स्टोरिंग
बोथ यानी कि डेटा और इंस्ट्रक्शंस, ये भी और ये भी एक ही मेमोरी के अंदर स्टोर हो रहे होते हैं। ठीक है, आई होप सो कि आपको पता चल गया होगा इस आर्किटेक्चर के बारे में। तो जनाब ये स्टोर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर वॉन न्यूमन है। इसकी की करेक्टरिस्टिक्स क्या है? सिंगल मेमोरी स्टोरेज इसमें होती है, एक मेमोरी स्टोरेज एलिमेंट लगा होता है जिसके अंदर दोनों प्रोग्राम और डेटा दोनों बैक वक्त स्टोर हो रहे होते हैं। ठीक है, और इसकी टिपिकल एग्जांपल जो है वो रैम है। आजकल हमारे जो सिस्टम है ना, रैम में ही प्रोसेसर के पास जाने से पहले सबसे पहले रैम में चीज़ आ रही होती है। यानी कि अगर आप हार्ड डिस्क से भी कोई फाइल ओपन करते हैं तो ओपन होने से पहले वो रैम में जाती है, रैम के बाद फिर जो है प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट कर रहा होता है। हार्वर्ड आर्किटेक्चर जो था इसके अल्टरनेटिव, उसके अंदर प्रोग्राम अलहदा मेमोरी में स्टोर होता है और डेटा जो है वो अलहदा मेमोरी में स्टोर हो रहा होता है। सीपीयू आ गया। सीपीयू इसके अंदर हार्ट ऑफ द वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर है जी। बल्कि मैं आपको इसका एक मरतबा आर्किटेक्चर दिखा देता हूँ बाय डायग्राम। ये आप देख सकते हैं कि ये वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर है। इनपुट डिवाइस के थ्रू डाटा आया, जो भी उसके अंदर डाटा आया इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, वो आके सीधा इधर किसमें, मेमोरी के अंदर, मेमोरी यूनिट के अंदर डेटा भी आ रहा होगा और इंस्ट्रक्शंस भी आ रही होंगी। जिस तरह से आप ये देख सकते हैं, ये भी है और ये मुख्तलिफ जो है ये न्यूमन आर्किटेक्चर। तो सारी चीज़ें जो होती हैं उसके साथ एक सीपीयू यानी कि प्रोसेसर लगा होता है। प्रोसेसर के अंदर तमाम की तमाम रजिस्टर्स होते हैं, एएलयू यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है सीपीयू के अंदर, और यहाँ पे मेमोरी के अंदर डेटा और वो दोनों चीज़ें जा रही होती हैं। तो यहाँ पे भी इस स्लाइड पे भी यही सारी की सारी डिटेल है कि अपना तो सीपीयू ये हार्ट है वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर का। ठीक है, और इसके अंदर जो मेन चीज़ें होती हैं, एक एएलयू होता है, कंट्रोल यूनिट होता है। एएलयू क्या है? जितनी भी कैलकुलेशंस और लॉजिकल ऑपरेशन ये परफॉर्म कर रहा होता है। कंट्रोल यूनिट जो है ये फैच, डिकोड, एग्जीक्यूटिंग साइकिल, ये मतलब कि एज अ सुपरवाइजर के तौर पे काम कर रहा होता है। और रजिस्टर जो है ये फास्टेस्ट मेमोरी लोकेशंस होती हैं जो कि उसमें मौजूद होती हैं अपने सीपीयू में। इसके बाद ये सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन ऑफ instructions are fetched from memory sequentially, executed by the CPU, and the results are written back to the memory or used immediately. This is also known as fetch, decode, execute cycle. Fetch, execute, decode, execute cycle क्या होता है? फैच का मतलब होता है लाना, यानी कि कोई भी एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट के लिए भेज दी गई सीपीयू को, फिर आगे वाली फिर फैच करके ले आए इंस्ट्रक्शन, फिर इसी तरह नेक्स्ट नेक्स्ट एंड सो ऑन। डिकोड में क्या है? उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया जाता है। डिकोड का मतलब क्या होता है? मतलब कि कोडेड फॉर्म को उसकी ओरिजिनल फॉर्म में तब्दील करना, तब्दील करके उसमें फिर चेक करना कि ये भाई यहाँ पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म होना है, प्लस होना है, माइनस होना है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, कौन सा रिक्वायर्ड ऑपरेशन है यहाँ पे। तो वो क्या है, डिकोड होने के बाद इस चीज़ का फैसला किया जाता है। और एग्जीक्यूट में फिर क्या है, फाइनली उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। तो ये क्या है, सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अच्छा, बोटलनेक, वॉन न्यूमन बोटलनेक, इससे क्या मुराद है? अच्छा, इसके अंदर कुछ ना लिमिटेशन है वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर्स में। बोटलनेक कॉज्ड बाय हैविंग अ सिंगल मेमोरी फॉर बोथ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा। बोटलनेक का मतलब क्या है कि एक ही बोतल के अंदर, ये एक ही कूजे में दोनों चीजों को बंद किया जा रहा है भाई, प्रोग्राम को भी और डेटा को भी। तो ये एक लिमिटेशन है जिससे क्या होता है कि उसकी प्रोसेसिंग स्पीड पे बहुत फर्क पड़ता है, स्लो हो जाती है। तो CPU must wait for data to be fetched from memory, which can slow down processing, especially when the memory bus is overloaded with instruction and data traffic। ठीक हो गया। अब स्ट्रक्चर उसका देख लेते हैं। इसके अंदर क्या होता है, एक मेमोरी होती है, टिपिकली जो है वो रैम ही कहलाती है। CU जो है वो कंट्रोल यूनिट है, पहले बताया है। ALU जो है वो एक अरिथमेटिक एंड लॉजिक, तमाम अरिथमेटिक ऑपरेशंस जहाँ पे परफॉर्म होते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इसमें वो अलाउ इंटरेक्शन विद द यूजर एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एग्जांपल कीबोर्ड जिसके जरिए हम डेटा दे रहे होते हैं, मॉनिटर, डिस्क ड्राइव हो गया। रजिस्टर जो है इनकी, जो कि CPU के अंदर ये एक फास्टेस्ट तरीन
मेमोरी लोकेशंस हैं जो कि स्टोरेज के पर्पज़ के लिए यहाँ पे इस्तेमाल होती हैं। ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह हम मज़ीद डीपली हम देखेंगे। एडवांटेजेस क्या है इसके, ये भाई सिंपल होता है, फ्लेक्सिबल होता है, relatively simple to design and implement because of its unified memory system। जाहिर सी बात है, एक ही चीज़ के अंदर दोनों चीज़ें जा रही हैं, हमें क्या फ़िक्र इस चीज़ की, तो हमें कोई फिक्र नहीं है कि डेटा इधर जाना चाहिए और प्रोग्राम इधर जाना चाहिए। तो इसलिए क्या है, ये सिंपल है। फ्लेक्सिबल क्या है, इट अलाउज द प्रोग्राम टू मॉडिफाई ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। हम प्रोग्राम को ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन मॉडिफाई कर सकते हैं, और बोथ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा आर स्टोर्ड इन द सेम मेमोरी। ओके, अब इसके कुछ जहाँ पे ड्रॉबैक्स हैं, वहाँ पे इसके जहाँ पे इसके फ़ायदे हैं वहाँ पे इसके कुछ नुकसान भी हैं। द शेयर्ड मेमोरी फॉर इंस्ट्रक्शन एंड डेटा कैन कॉज परफॉर्मेंस बोटलनेक स्पेशली इन हाई स्पीड एप्लीकेशंस। ठीक हो गया। स्लोअर प्रोसेसिंग, स्लोअर प्रोसेसिंग क्या है, ड्यू टू सिक्वेंशियल फैचिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा इट मे नॉट बी एज एफिशिएंट फॉर पैरेलल प्रोसेसिंग टास्क। स्लोअर प्रोसेसिंग है क्योंकि इसमें सिक्वेंशली सारा कुछ परफॉर्म हो रहा होता है, तो जाहिर सी बात है जब सिक्वेंशियल ऑर्डर में चीज़ें परफॉर्म हो रही हैं, तो इसमें अगर तो पैरेलल प्रोसेसिंग हो तो फिर तो इसकी स्पीड बेहतर हो, लेकिन पैरेलल टास्क जो है परफॉर्म नहीं हो रहे, सिक्वेंशली हो रहे हैं, तो इसमें क्या है, प्रोसेसिंग स्पीड भी स्लो होगी। आइए ज़रा ये एक डेटा और इंस्ट्रक्शन, अब वो डेटा की बात कर रहे थे ना कि डेटा और प्रोग्राम एक ही जगह पे स्टोर हो रहे होते हैं, तो यहाँ पे अब थोड़ी सी हम डेटा की बात कर लेते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है डेटा और इंस्ट्रक्शन में। सबसे पहले डेटा क्या है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होता है, नंबर्स, टेक्स्ट, इमेजेस, ये सारा डेटा कहलाता है। और ये जो कमांड्स होती हैं, दैट टेल्स द सीपीयू व्हाट ऑपरेशन टू बी परफॉर्म ऑन डेटा, ये इंस्ट्रक्शंस कहलाती हैं। पर्पज इसका रिप्रेजेंट इनपुट, इमीडिएट और आउटपुट इंफॉर्मेशन यूज्ड इन कंप्यूटेशंस, जबकि डायरेक्ट द प्रोसेसर ऑन हाउ टू मैनिपुलेट डेटा एंड कंट्रोल ऑपरेशंस। स्टोरेज में स्टोर्ड इन मेमोरी, रैम, कैश एंड डिस्क के अंदर ये डेटा स्टोर्ड होता है, यूज बाय द प्रोग्राम्स, जबकि ये स्टोर्ड होता है मेमोरी में बट फेच बाय द सीपीयू। सीपीयू जो है इंस्ट्रक्शंस को क्या करता है, फेच करता है टू बी डिकोडेड एंड एग्जीक्यूट के लिए। इसका फॉर्मेट क्या है, न्यूमेरिक हो सकता है, अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है, बाइनरी वैल्यू कोई भी हो सकती है, जबकि ये टिपिकल इन बाइनरी मशीन कोड दैट द सीपीयू अंडरस्टैंड। ओके, जबकि प्रोसेसिंग जो है, प्रोसेस्ड एंड मॉडिफाइड बाय इंस्ट्रक्शंस ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, जबकि डिकोडेड एंड एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन डेटा। इसकी एग्जांपल है नंबर 5 स्टोर्ड इन मेमोरी। नंबर 5 स्टोर्ड इन मेमोरी एंड इंस्ट्रक्शन लाइक ऐड ए बी, ऐड वैल्यूज इन रजिस्टर ए एंड, यानी कि नंबर 5 स्टोर्ड इन मेमोरी, मेमोरी में स्टोर होगा, ये एक डाटा है, जबकि एन इंस्ट्रक्शन लाइक ऐड ए बी, ऐड वैल्यू इन द रजिस्टर ए एंड बी। तो ये था डिफरेंस डेटा और इंस्ट्रक्शन के दौरान, और यही डेटा और इंस्ट्रक्शंस जो हैं, ये मैंने आपको बताई थी वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के अंदर, एक ही मेमोरी के अंदर दोनों चीजें बैक वक्त जो है वो स्टोर हो रही होती हैं। अब जरा बात करेंगे हम हार्वर्ड आर्किटेक्चर के बारे में। वॉन न्यूमन के अंदर दोनों डेटा एंड प्रोग्राम एक ही, जबकि हार्वर्ड आर्किटेक्चर में जो है इसके अंदर मेमोरी स्टोरेज फॉर इंस्ट्रक्शन एंड डेटा, यानी कि डेटा अलग मेमोरी में स्टोर हो रहा होता है और जो इंस्ट्रक्शन है वो अलग में स्टोर हो रही होती है, और ये दोनों एक ही वक्त में सिमल्टेनियसली ये क्या हो रहे होते हैं, एक्सेस हो रहे थे। दिस डिजाइन इंप्रूव, इसने जो है ये स्पीड को इंप्रूव करता है, एफिशिएंसी एंड एलिमिनेटिंग द वॉन न्यूमन बोटलनेक, यानी कि उसकी लिमिटेशन क्या थी वॉन न्यूमन की, उसको बोटलनेक क्यों कहा जाता था कि दोनों चीजें डेटा और प्रोग्राम एक ही उसमें होते थे, मेमोरी में होते थे, जबकि इसमें क्या है, सेपरेट होती हैं। इसकी की कैरेक्टरिस्टिक सेपरेट मेमोरी फॉर डेटा इंस्ट्रक्शंस। ठीक हो गया। तो इसमें सिंगल हार्वर्ड आर्किटेक्चर हैज 2 सेपरेट मेमोरी यूनिट, इसके अंदर 2 मेमोरी यूनिट होते हैं, जबकि उसके अंदर ये आप देख रहे हैं कि एक ही मेमोरी यूनिट था, ये वाला, ये देख लें, ये देख लें, एक ही मेमोरी यूनिट होता है, जबकि इसमें क्या है, 2 मेमोरी यूनिट होते हैं। तो उनके अंदर एक होता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस के लिए, यानी कि प्रोग्राम के लिए, और दूसरा जो होता है वो डेटा रखने के लिए।
तो पैरेलल फैचिंग ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, सिंस इंस्ट्रक्शन एंड डेटा मेमोरीज आर सेपरेट द सीपीयू कैन फैच एन इंस्ट्रक्शन एंड एक्सेस डेटा एट द, तो पैरेलली फैचिंग ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस, दोनों चीजें पैरेलली हो रही होती हैं, यानी कि सिंस इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा मेमोरीज आर सेपरेट द सीपीयू कैन फैच एन इंस्ट्रक्शन एंड एक्सेस डेटा एट द सेम टाइम लीडिंग टू फास्टर एग्जीक्यूशन। डेडिकेटेड बसेस होती हैं इसमें यूज हो रही होती हैं, ठीक है ना, दोनों चीजों के लिए अलग अलग जो है बसेस का इस्तेमाल हो रहा होता है। इसके बाद इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। स्ट्रक्चर के जो मेन कंपोनेंट्स हैं, कंट्रोल यूनिट, ALU, इंस्ट्रक्शन मेमोरी होती है जिसमें एक में प्रोग्राम और एक में डेटा जो है वो स्टोर हो रहा होता है। डेटा मेमोरी के अंदर क्या हो रहा होता है, वेरिएबल, कांस्टेंट एंड अदर डेटा जो प्रोग्राम यूज करता है उस वो यूज हो रहा होता है, ठीक है। इसके बाद जो है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं जो कि यूजर से डेटा को ले रही होती हैं। तो आइए जरा मैं भी इसका आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। हार्वर्ड, ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये हार्वर्ड आर्किटेक्चर है। ये एक मेमोरी प्रोग्राम यानी कि इंस्ट्रक्शंस के लिए है और एक जो है डेटा के लिए है। इसी तरह सीपीयू के अंदर ALU यूनिट, कंट्रोल यूनिट, ठीक है, ये सारी वॉन न्यूमन की तरह ही होती हैं। एडवांटेजेस स्ट्रक्चर के अंदर के बाद इसके एडवांटेजेस क्या है, फास्टर एग्जीक्यूशन, क्यों, क्योंकि दोनों मेमोरीज अलग अलग हैं। नो मेमोरी कन्फ्लिक्ट्स, इसमें मेमोरी का कन्फ्लिक्ट भी नहीं आता कभी भी, ठीक है। और इनकी क्योंकि बसेस भी सेपरेट होती हैं, दोनों की डेडिकेटेड होती हैं। बेटर परफॉर्मेंस फॉर एम्बेडेड सिस्टम्स, एम्बेडेड सिस्टम के लिए क्या है, बेटर है। डिसएडवांटेजेस क्या है, मोर कॉम्प्लेक्स डिजाइन होता है, रिक्वायर्ड सेपरेट मेमोरी जब उसकी चाहिए होगा, मॉड्यूल एंड बसेस, इंक्रीजिंग हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि हर चीज़ इनके लिए बसेस यानी कि पाथ इनके लिए अलग, मॉड्यूल्स, मेमोरी मॉड्यूल्स अलग, तो इसके लिए इसका क्या है, कॉस्ट भी बढ़ेगी, हार्डवेयर भी बढ़ेगा, कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट होगी। हायर कॉस्ट इसकी जाहिर सी बात है, चीज़ें बढ़ रही हैं तो इसकी कॉस्ट भी हायर होगी। और लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, प्रोग्राम कैन नॉट मॉडिफाई देयर ओन इंस्ट्रक्शंस डायनामिकली एंड सेल्फ मॉडिफाई करना आसान नहीं है। एप्लीकेशंस इसकी कहाँ कहाँ है, माइक्रो कंट्रोलर, PIC, AVR, ARM कंट्रोलर, उसके अंदर जो है ये इस्तेमाल। माइक्रो कंट्रोलर दरअसल छोटी छोटी एम्बेडेड डिवाइसेस होती हैं जिनके अंदर एक छोटा सा सर्किट लगा हुआ होता है और उसके अंदर हार्डवेयर जो आर्किटेक्चर है वो यूज हुआ होता है। ये देखिए सामने आपको नजर आ रहे हैं डिफरेंट, ये देखिए एक छोटे से चिप है, ये एक हाथ में पकड़ा हुआ है, ये एक क्या है, माइक्रो कंट्रोलर है, ठीक है, यानी कि किसी एक चीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है। जैसे कि कंप्यूटर तो देखो ना कि कितने मल्टी फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, ठीक है ना, वो एक वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर उसमें यूज हुआ है। तो ये सारे के सारे आपको जो नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे माइक्रो कंट्रोलर हैं, ठीक हो गया। तो इसी तरह डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर्स यूज इन ऑडियो एंड डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, ऑडियो वीडियो प्रोसेसिंग के लिए भी यही हार्वर्ड आर्किटेक्चर यूज होता है। रियल टाइम सिस्टम्स, ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल कंट्रोल, यानी कि इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के अंदर हार्वर्ड आर्किटेक्चर यूज हो रहा होता है। जिस तरह से इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल टेक्नोलॉजी एक फील्ड है जिसमें 3 से 4 वेरिएबल्स के ऊपर काम हो रहा होता है, प्रेशर, फ्लो, लेवल, ट्रांसमीटर लगे हुए होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिकली इसके अंदर छोटे छोटे सर्किट्स लगे होते हैं जो कि हार्वर्ड आर्किटेक्चर बेस्ड होते हैं। इसी तरह मिलिट्री और एरोस्पेस कंप्यूटिंग यानी कि फोर्सेस के अंदर मुख्तलिफ वेपन्स, एम्बेडेड वेपन्स होते हैं, उनके अंदर भी ये आर्किटेक्चर जो है वो यूज हो रहा होता है। तो इसका थोड़ा सा कंपैरिजन करके देख लेते हैं। कंपैरिजन में मेमोरी, हार्वर्ड की सेपरेट मेमोरी है, सेपरेट इंस्ट्रक्शन के लिए और सेपरेटली डेटा के लिए, लेकिन इनके लिए शेयर्ड होती है, दोनों के लिए एक ही। बसेस जो होती हैं वो हार्वर्ड आर्किटेक्चर में सेपरेट बस है, यानी कि जो मेमोरी डेटा के लिए इस्तेमाल हो रही है उसके लिए सेपरेट बसेस का जाल होगा और इंस्ट्रक्शन के लिए सेपरेट, और इनके लिए सिंगल ही बस होंगी, बस का नेटवर्क होगा दोनों के लिए। स्पीड के
तो इसी तरह स्पीड जो है इसकी फास्टर होती है हार्वर्ड आर्किटेक्चर की, और इसकी थोड़ी स्लो होती है। कम्प्लेक्सिटी, ये हार्वर्ड मोर कम्प्लेक्स होता है डिज़ाइन इसका, ये सिंपल होता है और इजीली इम्प्लीमेंट होता है। इसी तरह यूज केस में, यूज़ इन माइक्रो कंट्रोलर में, एम्बेडेड सिस्टम में और डीएसपीज में इस्तेमाल होता है। इसी तरह डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में। इसी तरह ये जर्नल पर्पस कंप्यूटर, आजकल के जितने भी कंप्यूटर है उसमें ये अपना यूज़ हो रहा होता है वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। तो ये आखिर में ये देख लें आप, ये ऊपर वाला जो है ये हार्वर्ड आर्किटेक्चर और नीचे वाला जो है वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई भी कंफ्यूजन है, या कोई भी ऐसा जो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं हुआ, तो आप कमेंट के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो तक, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।